लता आज बहुत खुश थी क्योंकि विदेश से उसके बेटे विकी का फोन आया था। बेटा तू सच में अगले हफ्ते घर आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आराम से आ और अपना ख्याल रख। लता का बेटा विकी विदेश में पढ़ाई करने गया था और अब 3 साल के बाद वो वापस घर लौट रहा था। ये खबर सुनकर लता फूले ना समाई। वो घर भर चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है भाग्यवान, क्यों इतना चीख रही हो? विकी अगले हफ्ते घर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है, मैंने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। इस बार जब वो आएगा तो उसकी शादी करवा ही देंगे। यहाँ लता विकी की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाने की सोच रही थी और वहाँ विकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ से बात करने वाला था। एना, माय मदर वुड बी सो हैप्पी सीइंग यू। खबर मिलते ही लता ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने घर पेंट करवाया, फर्नीचर बदलवाया और विकी का कमरा भी साफ करवा दिया। अब सब अच्छा लग रहा है। कल जब विकी आएगा तो खुश हो जाएगा। अगले दिन बेल बजते ही लता पूजा की थाली लेकर दरवाजे पे पहुंची। अपने बेटे को देख बहुत खुश हुई, पर विकी बार बार पीछे देख रहा था। हे एना, कम हियर। लता ने एना को देखा और वो थोड़ी चौंक गई। ये तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी होने वाली बहू है एना। ये सुनकर लता को झटका लगा। साथ ही उसके बुने हुए सारे सपने टूट गए। लेकिन उस वक्त लता ने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। विकी और एना घर आए और पापा के पैर छुए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बेटा तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ। जी पापा। विकी एना को अपने कमरे में ले गया। यहाँ लता उदास हो गई। मुकेश उसे समझाने लगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, बहू हमारे पसंद की हो या विक्की के पसंद की, उसको जिंदगी बितानी है। अच्छा है कि वो अपनी पसंद की लड़की के साथ बिताए। पर एक फिरंग, मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, बोलेगी कि अपने बेटे को अपने काबू में न रख पाई। अब जो है तो है, बाकी तुम समझदार हो, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। लता इस बात से उदास थी। उसकी सारी एक्साइटमेंट जा चुकी थी, पर उसने विकी से कुछ नहीं बोला। दोपहर बाद एना लता की मदद करने किचन में गई। डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ मदद करूं मैं? नहीं, मैं सब कर दूंगी। वैसे भी तुम्हें खाना बनाना वगैरह कहाँ आता होगा? मैं सीख सकती हूँ। अच्छा है, अब तुम्हें खाना भी सिखाना होगा। कोई नहीं, 1-2 दिन आराम कर लो, फिर मुझे ही तुझे सब सिखाना है। जाओ, विकी तुम्हारी वेट कर रहा होगा। ओके। इस रात जब सब सो गए तो एना जगी थी। मे बी विकीज मदर डजंट लाइक मी। यही सोचते सोचते जब एना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक चोरों की टोली दिखाई दी जो घर से कुछ लूट कर ले जा रही थी। वेट! एना खिड़की से कूद गई। उसने चोरों को रोका और उनकी अच्छे से पिटाई करने लगी। चोरों की चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसी जग गए। जब सब बाहर आए तो अरे वाह बेटी, तूने तो इन चोरों को अच्छा सबक सिखा दिया। वैसे तू है कौन? ये मेरी होने वाली बहू है। लता को अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई और अब उसने अपने बेटे की पसंद की लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि अब लता की सहेलियां लता की तारीफ ही कर रही थी।
विनय और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। क्यों, क्या हुआ? मैंने माँ को हमारे बारे में बता दिया और वो तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर राधा, एक प्रॉब्लम है। क्या? माँ को कुत्तों से नफरत है और तुम्हें कुत्तों से प्यार। अगर वो तुम्हारे घर आई और उन्हें कुत्ते देखे तो पता नहीं क्या हो। मैं अपने कुत्ते मेरी मामा के यहाँ भिजवा देती हूँ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, पर क्या तुम उनके बिना रह पाओगी? अब आदत तो डालनी ही पड़ेगी ना। जब विनय की माँ शशिकला राधा के घर आई तो उन्हें हर चीज अच्छी लगी और दोनों की शादी तय हो गई। लगभग 1 महीने बाद विनय और राधा की शादी हो गई और वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद राधा को अपने पालतू कुत्तों की याद आने लगी। वो उन्हें मिस कर रही थी। एक दिन बातों बातों में राधा ने अपनी सास को पूछा, सासू माँ, विनय बोल रहे थे कि आपको कुत्तों से नफरत है, लेकिन क्यों, ये उन्हें भी नहीं पता। नफरत तो है। मैं बहुत छोटी थी जब अकेले सूरज ढलने के बाद गांव में घूम रही थी। अचानक कुछ जंगली कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बहुत चोट आई। बस उनमें से एक चोट का निशान अभी तक मेरे सिर पर है। ये देख, तब से मुझे कुत्तों से नफरत है। ठीक है। अब राधा क्या कर सकती थी? उसके पास कोई पर्याय नहीं था। एक दिन जब राधा सामान लेकर घर की ओर आ रही थी, तब उसे एक कुत्ता दिखा जो भूख से तड़प रहा था। राधा को उस पर तरस आ गया। राधा ने अपने झोले से बिस्किट का पैकेट निकाला और उस कुत्ते को दे दिया। जब राधा जाने लगी तो वो कुत्ता भी राधा के पीछे पीछे चलने लगा। अरे मेरे बाप, तू मेरे साथ जाएगा तो मेरी सास मेरी जान ले लेगी। वो कुत्ता नहीं रुका। राधा उसे अपने घर के पीछे की गली में ले गई। अब यहीं रह, मैं रोज तुझे खाना खिलाऊंगी। इस दिन से वो कुत्ता रोज खाना खाने राधा के घर के पीछे की ओर आता था। कभी कभार इस कुत्ते की भौंकने की आवाज राधा की सास को सुनाई देती। ये कौन सा नया कुत्ता आ गया है गांव में? रोज भौंकते रहता है। मैं भगाती हूँ उसे, आप आराम कीजिए। और राधा चुपके से रसोई से रोटी निकालकर कुत्ते को खिलाने के लिए ले जाती थी। बहुत जल्दी राधा और वो कुत्ता दोस्त बन गए थे। एक रात जब सब सो रहे थे, तब राधा के घर में चोर आए। चोरों ने बड़ी सफाई से घर की एक एक महंगी चीज अपने झोले में भर ली। वो चोर पीछे के दरवाजे से भाग निकलने देख रहे थे कि कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से। भौंकने की आवाज से घर वालों की नींद खुली। चोर हड़बड़ा कर भाग निकलने देख रहे थे कि कुत्ता उन पर झपटा और उन चोरों की झोली वहीं गिर गई। लोगों को आता देख चोर भाग निकले। वो झोली कुत्ते ने खींचकर राधा को दे दी। ये देखकर शशिकला को भी अचंभा हुआ। सासू माँ, माना आपको कुत्ते पसंद नहीं, पर कुत्ते होते बड़े वफादार है। इस बेचारे को मैं छुप छुप कर रोटी खिलाती थी और देखिए, इसने हमारा सारा धन हमें लौटा दिया। तुम ठीक कह रही हो। आज से मैं खुद इसे रोटी खिलाऊंगी। इस दिन से शशिकला ने उस कुत्ते को अपना पालतू कुत्ता बना लिया और वो उनके घर का सदस्य बन गया। मीना की सास कमला
उसे हर बात पे टोका करती थी। अरे रुक जा बहू, राहु काल चल रहा है, अभी घर से बाहर निकलना उचित नहीं है। पर सासू माँ, शाम होने वाली है, सब्जियां नहीं लाई तो रात में भूखा सोना पड़ेगा। एक दिन सब्जियां नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, जाकर दाल चावल बना दे, लेकिन घर से बाहर एक भी कदम मत रखना। मीना अपनी सास के अंधविश्वासों से परेशान थी। पता नहीं सासू माँ ये सब क्यों करती रहती है। अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ। कम से कम ये अभी ये मत करो, वो मत करो, इन सब से तो दूर हो जाऊंगी ना। मीना को अक्सर उसके मन का करने नहीं मिलता था, क्योंकि कमला हमेशा उसे रोका टोका करती थी। सासू माँ, अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है, तो मैं कल ही अपने मायके जाने वाली हूँ। रुको रुको, कल शनि का पलड़ा भारी है, तुम एक काम करो, 2 दिन बाद निकलो। शुभ कार्य के लिए जा रही हो, अपने साथ पनौती मत ले जाओ, वरना सब बिगड़ जाएगा। ये सुनकर मीना क्या करती, उसे और 2 दिन का इंतजार करना पड़ा। आखिर वो दिन आ ही गया जब मीना को अपनी आजादी की खबर मिली। माँ, मेरी बदली शहर में हो गई है। सरकार ने मुझे वहां रहने के लिए एक क्वार्टर भी दिया है। लेकिन बेटा, अपना यहाँ इतना बड़ा घर है, वैसे भी इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यही रहूंगी। माँ, मेरे करियर का सवाल है। मैं सोच रहा था कि मैं और मीना शहर चले जाएं, ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। वैसे भी हम आते रहेंगे गांव। तूने मन बना ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों बाद एक अच्छे मुहूर्त पर प्रदीप और मीना ने घर छोड़ दिया। वो लोग शहर में बस गए। यहाँ गांव में कमला अकेली पड़ गई। उसे अपना बड़ा सा घर खाली खाली लगने लगा। इसलिए उसने अपनी छोटी बहन विमला को अपने पास बुला लिया। अब क्या बताऊँ तुझे, ये खाली खाली घर काटने को दौड़ता है। बेटा और बहू थी तो घर में रौनक थी, अब नहीं है तो सिर्फ उदासी है। दीदी, चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब कमला अपनी दीदी विमला का साथ दे रही थी। कमला को अब फिर से बातचीत करने को कोई मिल गया था। ये दिन कमला आंगन में बैठी थी, तभी ये बाबा वहां से गुजरा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, हर समस्या का समाधान है मेरे पास। ग्रह कलेश, सास बहू में अनबन, पैसों की प्राप्ति, सभी चीजों का समाधान है मेरे पास। 9 ग्रह मेरे उंगलियों पे चलते हैं। अलख निरंजन। ये सुनकर कमला ने उस बाबा को अपने पास बुला लिया। क्या समस्या है तुम्हारी पुत्री? मेरा बेटा और बहू दोनों शहर चले गए हैं और अब ये घर काटने को दौड़ता है। कोई तरीका है मेरे बहू बेटे को वापस लाने का? तरीका तो है, पर उसके लिए हवन कराना पड़ेगा। पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं हवन के पैसे दे दूंगी। मुझे पैसों से मतलब नहीं, बस तुम्हारे दुखों का निवारण करना है। कल पूर्णिमा है, कल मैं सारी सामग्री लेकर आऊंगा और तुम्हारे घर पर ही हवन करूंगा। जल्द ही तुम्हारा बेटा और बहू लौट आएंगे। ये सुनकर कमला बहुत खुश हुई। अगले दिन कमला और विमला दोनों बाबा का इंतजार करने लगे। वो बाबा आया और उसने अपना हवन शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे बाद बाबा ने अपनी पोटली से एक विशेष चीज निकाली।
और उस हवन कुंड में डाल दिया। धुआं बढ़ने लगा और फिर बाबा ने एक कपड़े से अपनी नाक बंद कर ली। उस धुएं से कमला और विमला दोनों बेहोश हो गए। बाबा उठा और उसने कमला की चाबियां ली और घर की तिजोरी से सारा धन और सोना निकाल लिया। फिर उसने वो चाबी कमला के पास फेंक दी। तुझ जैसे अंधविश्वासियों की वजह से हमारा धंधा चलता है। सारा माल लेकर बाबा रफू चक्कर हो गया और कमला वहीं बेहोश पड़ी रही। नेहा, नेहा, अरे जरा मेरी मदद कर दे। नेहा, नेहा, ये लो आपकी चाय। ये सब आपकी गलती है। अरे अब मैंने क्या किया? ये सब आपकी ही कारस्तानी है। ना नेहा को वो नया बड़ा मोबाइल ला कर देते और ना ही वो ऐसी रहती। अरे अब फर्स्ट क्लास में पास हुई है तो कुछ तो देना बनता ही है। हा, फर्स्ट क्लास में पास हुई, शादी करके जाएगी तो क्या ससुराल वालों को डिग्री खिलाएगी? ना वो उस मोबाइल को छोड़कर घर का काम सीखती है और ना ही मेरी बात मानती है। जब ससुराल वाले ताना मारे ना तो मुझे ना कहना। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जाएगी ही नहीं। तुम ही उसे जिंदगी भर अपने हाथ का खाना खिलाना। हा, आए बड़े, दिन भर ये लड़की मोबाइल पे लगी रहती है। ना जाने क्या खेलती रहती है वो। अरे उसे पबजी कहते हैं। हाँ वही। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। इस दिन को बस कुछ ही महीने बीते थे और आज नेहा को देखने राजीव और उसकी माँ नेहा के घर आए थे। है तो बहुत सुंदर। कितनी पढ़ी लिखी हैं? मेरी बेटी ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास से। अरे वाह, मैं राजीव के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढ रही थी। राजीव, क्या तुम्हें नेहा पसंद है? राजीव ने शर्मा कर हाँ बोला और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। नेहा हमेशा पबजी खेला करती थी, दिन में, सुबह, शाम, हर वक्त। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले। ससुराल वाले ताना मारेंगे ना तब समझेगी। नेहा अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद राजीव और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी वाली रात जब राजीव कमरे में जा रहा था तो वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसकी दुल्हन बड़े मजे से फोन पर पबजी खेल रही थी। राजीव को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। अगली सुबह, बहू, अरे बहू। नेहा की सास किचन में नाश्ता बनाने लगी। सारा नाश्ता तैयार हो गया। कमाल है, नेहा अब तक नहीं आई। चलकर देखती हूँ। नेहा की सास जब उसके कमरे में गई तो नेहा अपने फोन में पबजी खेल रही थी। मैं कब से आवाज दे रही हूँ और तुम यहाँ गेम खेल रही हो? अब वो माँ जी, अगर मैं गेम छोड़ देती तो कोई मुझे मार देता। एक मिनट माँ जी, एक मिनट। ठीक है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने आ जाओ। राजीव और उसकी माँ दोनों नाश्ता करने पहुंच चुके थे, लेकिन नेहा अब भी गेम खेलने में बिजी थी। मैं कब से इस लड़की को आवाज दे रही हूँ, लेकिन ये गेम छोड़ती ही नहीं। राजीव चुपचाप नाश्ता करने लगा। उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता खत्म करके बरखा घर का सारा काम करने लगी। फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। बरखा घड़ी की ओर देखती रही। अजीब है, ये लड़की अब तक नहीं आई। और फिर बरखा खाना बनाने में बिजी हो गई। सारा खाना तैयार होने के बाद, राजीव, बेटा राजीव, बहू,
राजीव टेबल पर आ गया, लेकिन नेहा वहां नहीं पहुंची। मैं नेहा को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है। नेहा, ये क्या, तुम अब तक गेम ही खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से आवाज दे रही है? अरे अभी तो कुछ देर पहले शुरू किया है। दोपहर के 1 बज गए हैं और तुम अब भी गेम खेल रही हो। वाह। 1 बज गए? वही मैं बोलूं, मुझे इतनी भूख क्यों लगी है? नेहा ने अपना फोन वहीं रख दिया और राजीव के साथ खाना खाने चली गई। कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ। अब सॉरी, वो मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, लेकिन गेम से पेट नहीं भरता। सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, मुझे भूख लगी है। फिर तीनों ने साथ में खाना खाया। अब वापस गेम खेलने मत लग जाना। तुम्हें देखने मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। अब ठीक है माँ जी। नेहा अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर उसने कपड़े चेंज कर लिए। अभी लोगों को आने में बहुत समय है, तब तक एक गेम खेल लेती हूँ। और नेहा ने वापस अपना गेम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बरखा उसके कमरे में आई। चलो, सब आ चुके हैं। ठीक है माँ जी। बरखा की सहेलियों ने नेहा को देखा और उसकी तारीफ की। बरखा बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन फिर नेहा पबजी खेलने में मगन हो गई। बहू, 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 बरखा इतनी आवाजें लगाया करती थी, लेकिन नेहा उसकी एक ना सुनती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजीव, मैं इसकी गेम की लत से तंग आ गई हूँ। अब मैं क्या बोलूं माँ, मैं भी परेशान हूँ। हमें इसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। बरखा ने नेहा के मम्मी पापा को बुलाया और उनसे शिकायतें करने लगी। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं इतना चिल्लाती रहती हूं, पर ये सुनती ही नहीं, बस अपने पबजी में लगी रहती है। वो बहन जी, मुझे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, एक पबजी एडिक्ट नहीं। मेहरबानी कीजिए और इसे ले जाइए। नेहा के माता पिता बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने बरखा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो एक न मानी। अंत में नेहा को उसके मम्मी पापा के साथ उनके घर जाना ही पड़ा। मैं ना कहती थी, ये ससुराल में नाम खराब करेगी। हाँ, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? पर नेहा को इसकी पड़ी नहीं थी। वो अब भी पबजी में बिजी थी।